के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आज देहरादून आने पर खासी सियासी गहमा गहमी रही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का डिबेट के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन मदन कौशिक डिबेट के लिए नहीं आए। मदन कौशिक पहले ही कह चुके थे सिसोदिया डिबेट के लिए गंभीर नहीं है। वहीं सिसोदिया ने कहा कि अब 6 तारीख को दिल्ली में वो मदन कौशिक का इंतजार करेंगे और मदन कौशिक दिल्ली आते हैं तो दिल्ली के स्कूल उनको दिखाएंगे। को लग रहा था कि वैसे ही कह दो, क्या कहना है, एक सांस में मैं 100 काम गिना सकता हूँ। आए नहीं। अब मैंने भी उनको निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली आना चाहेंगे, कि दिल्ली आ जाएं 6 तारीख को। मैं उनका इंतजार करूंगा। उन्हें स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, मैं केजरीवाल मॉडल के जो काम हैं मैं दिखाऊंगा, आदर के साथ दिखाऊंगा, ऐसे भागूंगा नहीं मैं। तो उम्मीद है वो आएंगे। आम आदमी पार्टी की डिबेट पर बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के पॉलिटिकल फ्रेम में अपनी जगह बनाने की जुगत में है। मुन्ना सिंह ने कहा कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट पहाड़ चढ़ने जैसा है, जिसकी समझ आम आदमी पार्टी को नहीं है। यहां पहाड़ चढ़ना तो दूर, पहाड़ की चोटी देखने की कोशिश करेंगे तो सिर से आपकी टोपी गिर जाएगी। आम आदमी पार्टी केवल और केवल फ्रेम में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए इस तरीके की बयानबाजी, उनके पास उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंडा नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स पहाड़ों पे चढ़ने जैसी ही है। उत्तराखंड का डेवलपमेंट का काम पहाड़ों पे चढ़ने जैसा ही है, और पहाड़ की चोटी की तरफ देखेंगे तो सिर से आपकी टोपी गिर जाएगी। उत्तराखंड में 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी को प्रदेश में बिना जनाधार वाली पार्टी करार दे चुकी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से मांगती है। पहाड़ में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद यहां सियासी पारा चढ़ गया है और पहले आप ने बीजेपी को बहस की चुनौती दी, तो अब कांग्रेस और आप में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव में कांग्रेस को रेस से बाहर तक बता डाला। उत्तराखंड में भी लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को वोट देना। कांग्रेस को इसलिए कोई वोट नहीं देने वाला। अगले आगामी चुनाव सीधे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। 2022 की लड़ाई इसी पे होगी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी का मानना है कि यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली है और यहाँ की सिर्फ 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं, और वो है बीजेपी और कांग्रेस। आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अब वो परेशान इसलिए हैं कि कांग्रेस है या नहीं है, फलानी पार्टी है कि नहीं है, कौन हमारी पार्टी में आएगा, कौन चेहरा होगा, कितनी सीटें लड़ेंगे, उनकी परेशानी ये है। हमारी परेशानियां बिल्कुल अलग है। हमारी परेशानियां जन सरोकारों से हैं, जनता की दिक्कत परेशानियों से हैं। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपने संघर्ष के साथ साथ पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इसलिए आम आदमी पार्टी का कोई वजूद यहाँ पर नहीं दिखता है, न है। आम आदमी पार्टी के सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले के बाद से पहाड़ का सियासी गणित बिगड़ा हुआ है, लेकिन दावे और हकीकत में काफी अंतर है। हालांकि पहाड़ की सियासत पर जितनी पकड़ बीजेपी और कांग्रेस की है, वो आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल नहीं दिख रही। लेकिन सियासत की इस बाजी को कौन मारेगा, इसके लिए 22 का इंतजार करना होगा। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अपने देहरादून दौरे में मनीष सिसोदिया आज राजधानी के पास जीवनपुर गांव के सरकारी स्कूल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस स्कूल का रेनोवेशन किया जाना है, जिसके लिए बजट तक मंजूर हो गया है। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा सिसोदिया नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं। वो ऐसे स्कूल में क्यों गए जहां मरम्मत का काम चल रहा है? अगर वो पास के ही दूसरे स्कूल में जाते तो उन्हें हकीकत पता चलती। 4 कदम दूरी पर उसी जीवनवाला में जूनियर हाई स्कूल है, उच्च प्राथमिक विद्यालय हम लोग बोलते हैं, वो स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल है। उस विद्यालय को सिसोदिया जी देख लेते तो उन्हें शर्म आती कि उनके दिल्ली के स्कूल कैसे हैं। 16-17 जनवरी को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है। पहले ये बैठक 26 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आइसोलेशन में जाने से मीटिंग को स्थगित कर दिया गया था और अब 16 और 17 जनवरी को ये बैठक हो सकती है। कोर ग्रुप मीटिंग में बीजेपी आगे के लिए अपना रोड मैप तय करेगी। साल 2021
2021 के साथ चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है और अगले हफ्ते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड आने वाले हैं, वो भी राज्य से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता को एकजुट करने के लिए। कांग्रेस 2022 का चुनाव जीतने के मकसद से 2021 की शुरुआत से ही काम में जुटना चाहती है। कांग्रेस के हर नेता को चुनावी साल में कैसे काम करना है, ये अगले हफ्ते 3 दिन के दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समझाएंगे। 7 जनवरी को हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के नेताओं की मीटिंग होगी। 8 जनवरी को हरिद्वार में मीटिंग और गंगा आरती होगी और 9 जनवरी को गढ़वाल मंडल के नेताओं के साथ देहरादून में मीटिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि इस साल पूरे प्रदेश में दौरे होंगे और जनता को जगाने और जोड़ने का काम होगा। हम चुनाव हारें या जीतें ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि जो व्यक्ति समाज सेवा में है तो वो निरंतर जो है लोगों से संवाद भी स्थापित करता है, उनके दुख दर्द में भी सम्मिलित होने का प्रयास करता है और साथ ही साथ जो उनका कष्ट है, जो उनकी समस्या है, उनको भी उजागर करने का काम करता है। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद देवेंद्र यादव का ये तीसरा उत्तराखंड दौरा है और पहले 2 दौरों में देवेंद्र यादव ने नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को साथ बांधने की कोशिश की। बात अब तक देहरादून में हुई, पर अब तैयारी ब्लॉक और बूथ की है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी 70 सीटों के लिए एक विशेष रणनीति बनाएगी, अच्छे उम्मीदवारों का चयन होगा और साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर, जो ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता है, विधानसभा स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको एकजुट कर ये चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी दोबारा से सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में सत्ता का संघर्ष हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है। ऐसे में 2022 चुनाव से पहले कैसे बूथ तक संगठन को मजबूत किया जाए, चुनावी साल में कांग्रेस शुरुआत से ही इसी मिशन पर जुटने की तैयारी में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। यूकेडी के संरक्षक काशी सिंह एरी अल्मोड़ा जिले के दौरे पर है। अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी चुनावों को लेकर गांव-गांव जाने की योजना बनाई है। एरी ने बताया कि 2022 के चुनाव में यूकेडी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इसके लिए सभी दलों के साथ बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। हम ये भी हमारे एजेंडे में है, हमारे सोच में है कि 2022 के चुनाव में जो ऐसी आंदोलनकारी ताकतें हैं या क्षेत्रीय ताकतें हैं तो उनके आपस में वोट न कटें, इसलिए एक साझा मंच बनाकर भी चुनाव लड़ने का हमारा एजेंडे में है और जल्दी ही हम लोग उसकी मीटिंग करेंगे। काशीपुर में आज किसानों ने हंगामा किया और काशीपुर से बीजेपी के विधायक हरभजन सिंह चीमा को घेर दिया। भीड़ बीजेपी विधायक से इस्तीफे की मांग करने लगी और इस दौरान विधायक को उनके सुरक्षा गार्ड्स ने अलग किया। असल में काशीपुर में एक डॉक्टर ने भी किसानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ किसानों ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर विरोध किया और विधायक चीमा से भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा और विधायक प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए तो किसानों ने चीमा का विरोध किया। कुछ लोग अपने आप को डॉक्टर हैं, अपने आप में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और ऐसे अभद्र टिप्पणी देश के अन्नदाता के लिए कर रहे हैं तो आक्रोशित होना लाजमी है। देखिए, किसानों का आक्रोश जो है वो हमारी तरफ नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ किया है कि हम कोई कॉर्पोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहे हैं और ना ही इस बिजनेस में एंट्री का कोई प्लान है। इस स्टेटमेंट को उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने सही बताया। दोनों नेताओं का कहना है कि किसान कानून से बिचौलिए परेशान हैं और ऐसे ही लोग बड़े उद्योगपतियों का नाम लेकर भ्रम फैला रहे हैं। तो इस तरह अंबानी के नाम पर किसानों को भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे थे, अच्छा हुआ कि अंबानी जी ने आज अपने एक तस्वीर स्पष्ट की है। अभी भी किसानों को समझ जाना चाहिए कि जो लोग उनको आंदोलन की राह दिखा रहे हैं वो लोग उनके हितैषी नहीं बल्कि उनके विरोधी हैं, जो उनको कहीं ना कहीं उनको भ्रमित करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। रिलायंस ने जो बातें कही हो बिल्कुल तथ्यात्मक है। 1 इंच जमीन उन्होंने खरीदी नहीं, उन्होंने कोई फार्म प्रोड्यूस अभी खरीदा नहीं, उन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई अनुबंध किया नहीं, तो मनगढ़ंत है। ये तो ऐसा ही है जैसा रफाल के मामले में श्रीमान राहुल गांधी जी को सपना आया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अनिल अंबानी के लिए कर रहे। संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद में अभी किन्नर अखाड़े का विवाद सुलझा भी नहीं था कि नया विवाद सामने आया है। सन्यासी और वैष्णव अखाड़ों के बीच ठन गई है और वैष्णव अखाड़ों ने हरिगिरी पर असंवैधानिक रूप से महामंत्री पद पर काबिज होने का आरोप लगा दिया है। वैष्णव अखाड़ों का कहना है कि अध्यक्ष और महामंत्री दोनों ही पद सन्यासी अखाड़ों के पास हैं, जबकि इनमें से एक पद वैष्णव अखाड़ों के पास होना चाहिए।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी हैं तो महामंत्री पद पर 2006 से ही हरिगिरी काबिज है। वर्तमान में अगर नरेंद्र गिरी जी संन्यास परंपरा से अध्यक्ष है तो बैरागी संप्रदाय से महामंत्री का पद होना चाहिए या वैष्णवों से महामंत्री का पद होना चाहिए। ये नहीं होता है तो वर्तमान आज जो अखाड़ा परिषद चला रहे हैं ये धक्का मुक्की अखाड़ा परिषद है और ये असंवैधानिक रूप से कार्य कर रही है। प्रवासी पक्षियों से फैले एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी भेजकर प्रवासी पक्षियों वाले क्षेत्रों में सख्त नजर रखने को कहा। इसके बाद उत्तराखंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तुमडिया डैम, आसन बैराज, नानक सागर झील समेत प्रवासी पक्षियों वाले सभी क्षेत्रों और जू में गश्त बढ़ा दी है। ये फ्लू पक्षियों से इंसानों में फैलने का भी खतरा रहता है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, गांधी जूलॉजिकल पार्क ग्वालियर के अलावा हिमाचल समेत देश के कई हिस्सों में पक्षियों की एवियन इन्फ्लुएंजा से मौतों का मामला सामने आया है। राज्यों को इस तरह की किसी भी घटना पर तत्काल केंद्र को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। बर्ड फ्लू पे एडवाइजरी आई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थान पे बर्ड पाई गई मृत, तो उसी बेसिस पे हमने अपने सभी को अलर्ट कर दिया। जहाँ जहाँ डैम्स हैं, बैराज है, कि यदि कोई ऐसा प्रकरण आए तो बताया जाए। असल में हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है, जिनकी मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो एवियन इन्फ्लुएंजा से पक्षियों की मौत की वजह लग रही है। इसको लेकर अन्य राज्यों में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि रामनगर में कोसी बैराज और तुमड़िया जलाशय में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। गया कि हिमाचल और आसपास के राज्यों में बड़ी संख्या में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और अन्य बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है और अभी कारणों का पता लगाया जा रहा है, परंतु प्राइमरीली ये शंका जाहिर की जा रही है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण उनकी डेथ हुई है। राजाजी टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर है। पार्क में तमाम मानकों को ताक पर रखकर वन्य जीवों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व में कोई भी बिना परमिशन एंट्री नहीं कर सकता है, ना ही कोई टूरिस्ट पार्क के अंदर अपना प्राइवेट वाहन ले जा सकता है। इन सब के बावजूद पार्क के कोर ग्रुप एरिया बेरीवाड़ा रेंज से कुछ चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ कुछ लोग पार्क के भीतर अपनी निजी गाड़ी से घूम रहे हैं। यही नहीं, बेरीवाड़ा स्थित रेस्ट हाउस में पिकनिक बनाया गया और यहाँ नॉनवेज भी बनाया गया, जबकि पार्क के अंदर मांस बनाने पर कड़ी पाबंदी है। मामला खुलने के बाद अब इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो मैंने इस दिशा में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, पीसीएफ हॉप और पीसीएफ और डायरेक्टर राज नेशनल पार्क से कहा है कि वो ये देखें कि आखिर किसके रेंज में या किस क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं और ऐसी गतिविधियों को जो भी गैर कानूनी है, चाहे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत विरुद्ध हो, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के विरुद्ध हो, जो भी ऐसी गतिविधियां जंगल में होंगी उसके खिलाफ सख्त कदम सरकार उठाएगी, ये मैंने कहा है। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के ओशो आश्रम में आपसी कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली मार दी। युवक के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक आश्रम की एक लड़की से मिलने आता था। इसे लेकर आश्रम के स्टाफ को ऐतराज था। जब युवक फिर से मिलने आया तो स्टाफ से कहासुनी हुई, जिसमें गोली चली और युवक जख्मी हो गया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को अरेस्ट किया है और बंदूक को भी कब्जे में ले लिया है। एक व्यक्ति जो है विक्रम बोलेकर के नाम का व्यक्ति, दिल्ली का निवासी, उसको गोली लगी थी पाँव में। तो पता चला था वहीं पे जो निवासी बलराज निवासी, उसको लाइसेंस से इख्तियार से गोली लगी थी और बाबा और बलराज के इस मजलूम में झगड़ा हुआ था, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब आज की कोरोना अपडेट आपको बता दें तो आज राज्य में कोरोना के 301 नए केस आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोविड से 8 लोगों की मौत हो गई है। अब राज्य में कोरोना के केस 92,000 के पार हो गए हैं, जिसमें से एक्टिव केस 3,900 हैं। देहरादून में आज 125 नए केस, नैनीताल में 74 नए कोविड केस सामने आए हैं। नैनीताल से सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से घर लौट आए हैं। दिल्ली एम्स से अजय भट्ट डिस्चार्ज हो गए। भट्ट को कोरोना के साथ ही निमोनिया की भी शिकायत हो गई थी। भट्ट की कोरोना रिपोर्ट आज नेगेटिव आने के बाद एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला लिया। भट्ट कुछ दिन अपने दिल्ली स्थित आवास पर ही आइसोलेट रहेंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक अब सांस लेने में भी किसी भी तरह की तकलीफ उन्हें नहीं है। कोरोना
किलर दवा से चर्चा में आई पतंजलि योगपीठ अब पेन किलर बनाने की ओर बढ़ रही है। पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि वो कुछ दवाइयों का एक क्लिनिकल ट्रायल कर चुके हैं। पेन किलर दवाइयां आयुर्वेद के आधार पर बनी हैं। उसके अंदर जो पीडानिल गोल्ड है, पीडानिल एडवांस है और पीडानिल जो स्प्रे है, इस तरह से पूरा तेल से लेकर के और ऑइंटमेंट तक का अभी हमने निर्माण किया। छूमंतर है, यानी कि जिस तरह की हम लोगों ने कल्पनाएं नहीं करी उससे ज़्यादा, यानी चाहे रोमेटॉइड आर्थराइटिस का हो, चाहे वह सेल्फ डिस्क हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे इंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, दर्द किसी भी तरह का हो। पिथौरागढ़ जिला महिला अस्पताल में अब सभी प्रकार की जांच मुफ्त में होंगी। एनआरएचएम के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्राइवेट लैब से करार कर महिलाओं को सुविधा दी है। इससे पहले गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए प्राइवेट लैब पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे खासकर गरीब तबके की महिलाओं को खासी परेशानी होती थी। नई व्यवस्था के तहत अब जांच मुफ्त होंगी, तो वही मरीजों को अस्पताल के बाहर भटकना भी नहीं पड़ेगा। महिला अस्पताल में एनएचएम की तरफ से 200 रुपए गर्भवती माता को और 50 रुपए बच्चे के लिए आते थे। उसके लिए हमने एक प्राइवेट लैब से बात करके टेंडर निकाल के, टेंडर प्रक्रिया के तहत वहां पे एक लैब की स्थापना करवा दी है। कोई भी जो दूर दराज या लोकल की महिला, गर्भवती महिला आएगी, उसका जो है पूरा जांच फ्री की जाएगी। रुद्रप्रयाग और चमोली के उन मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिनको डायलिसिस के लिए प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब इन दोनों ही जिलों के मरीजों के लिए जिला अस्पताल में आज से डायलिसिस की शुरुआत हो गई है। अस्पताल में 3 यूनिट को शुरू किया गया है और रोजाना 3 लोगों का डायलिसिस किया जा सकेगा। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। ये देखा देहरादून नगर निगम के भी फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन पहले चरण में ही लगाई जाएगी। इसके लिए निगम के करीब 4000 वर्कर्स का डाटा कोविन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के फ्रंट लाइन वर्कर्स का डाटा पहले ही अपलोड किया जा चुका है। देहरादून के 5 अस्पतालों में वैक्सीन का ड्राई रन भी हो चुका है।